हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है 11, 22, 25, क्वेश्चन मार्क 105, 360। तो हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, ध्यान से इस सीरीज को देखने पर हमको क्या पता चलता है कि 11 आ रहा है, 11 के बाद बड़ी संख्या मिल रही है, 22 मिल रही है, 22 के बाद एक बड़ी संख्या मिल रही है। ठीक है, 25 के बाद भी एक बड़ी संख्या, यानी जो सीरीज है ना आपका बढ़ते क्रम में है। थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करेंगे तो आपको दिख रहा है कि जो 22 है ना, जो 22 है वो 11 का डबल है। ध्यान से समझिएगा, अगर 11 का मैं 2 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 22 मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फंस रहा है कि 22 से 25 हो रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 22 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है हमें कि 22 में अगर +3 ऐड कर देंगे तो 25 होगा। कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहली बार मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार 3 जोड़ा, तो मैं क्या कर दूं, अगली बार मैं क्या कर दूं, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, यानी एक बार मल्टीप्लाई, एक बार प्लस, और 2, 3, तो अगली बार 4, तो 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, पुनः जब अगली बार हम 100 में क्या करेंगे, तो अगली बार ऐड करेंगे कितना, 5 अगर ऐड कर देंगे 100 में तो कितना आ जाएगा, 105। ठीक है, पुनः अगली बार क्या करेंगे हम लोग, 105 में अगर मल्टीप्लाई 6 का कर देंगे तो आपका 630 आ जाएगा। यानी हमारा राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 100 आएगा, और 100 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुआ क्या, पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई, अगली बार +3 ऐड हुआ, अगली बार × 4, अगली बार +5, यानी 2, 3, 4, 5, 6 का एक क्रम चल रहा है। एक बार गुणा हो रहा है, दूसरी बार एक बार गुणा, दूसरी बार प्लस, अगली बार पुनः गुणा, अगली बार पुनः क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो यही क्रम चल रहा है। तो जब हम 25 के पास आते हैं तो मुझे 4 का मल्टीप्लाई करने का मौका मिलता है। तो 25 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दिया गया है जिस तरह BCE 235 से संबंधित है उसी तरह बताना है हमको KMQ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलता है तो अप्रोच क्या होता है, जैसे 2 रेशियो की जो संख्याएं दी गई होती हैं, यहाँ पर क्या है, 2 रेशियो की संख्याएं, जैसे अक्षर और संख्याएं कौन सी है, BCE और 235। तो हम ये देखेंगे कि BCE और 235 कैसे संबंधित हैं, इनके बीच में क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक, सेम संबंध को हम लोग KMQ और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखिए, BCE को 235 लिखा है ना। ध्यान से अगर आप लोग देखते हैं, थोड़ा सा अगर ध्यान देने का प्रयास करते हैं BCE को, तो अगर मैं पूछूं कि B का बताइए प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 2 होता है B का प्लेस वैल्यू। ठीक है, और C का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 3 होता है, और E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 5 होता है। यानी BCE का प्लेस वैल्यू को ही यहाँ लिखा गया है दूसरी संख्या में 235, है ना। तो सेम चीज हम लोग KMQ में कर लेंगे। KMQ के प्लेस वैल्यू को डायरेक्ट लिख लेंगे। तो K का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 11, M का कितना होता है, 13, और Q का कितना होता है, तो 17। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 11, 13 और 17। 11, 13, 17 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है। फिगर काउंटिंग का प्रश्न SSC हो या रेलवे एग्जाम, एक प्रश्न पूछा ही जाता है। सबसे ज़्यादा अगर फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है तो वह ट्रिएंगल यानी त्रिभुज बेस्ड पूछा जाता है। 3 ही फिगर से आपका फिगर काउंटिंग पूछा जाता है। पहला या तो त्रिभुज काउंट करवाया जाएगा, दूसरा या तो आपसे वर्ग काउंट करवाया जाएगा, तीसरा या तो आपसे आयत काउंट करवाया जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, त्रिभुज से पूछा जाता है। यहाँ पर आपको वर्ग काउंट करना है। अप्रोच क्या होना चाहिए, सिंपली आप लोग उस
फिगर को पहले काउंट करने का प्रयास कीजिए, उस वर्ग को काउंट करने का प्रयास कीजिए आकृति में जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिख रहा है कि भाई ये वर्ग है, ठीक है। उसके बाद क्या किया करिए, जो कॉम्प्लेक्स फिगर आपका बच रहा है उसमें ढूंढने का लास्ट में हम प्रयास करते हैं कि भाई यहाँ पे हम मिला जुला के कुछ बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे इसको सोचते हैं, ठीक है। अगर हमें स्पष्ट दिख रहा है कि भाई एक तो ये हो गया, दो तो ये हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, एक 5 हो गया और एक 6 हो गया, इसमें कोई दिक्कत समझिएगा। एक 7 हो गया बाहर वाला, एक इसमें 8 हो गया। 8 तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। और इसमें इस वाले में एक अंदर वाला भी तो है ना, ये पूरा अंदर वाला यहाँ से यहाँ तक मैं ले लूँगा ना अंदर वाला, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एक यहाँ हो गया, अंदर एक है ना, अंदर एक है, तो ये कितना हो गया, 9 आ गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर इस फिगर को देखूं, इसमें क्या है कि इसमें अगर मैं इसी को बाहर बनाता हूं, अंदर वाले को मैं बाहर अगर यहाँ पे बना दूं, यहाँ पे इसी चीज़ को मैं बना देता हूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। 9 अगर मैं 9 मैंने काउंट कर लिया, अगर मैं इसमें पूछूं तो बोलेंगे सर एक इसमें है, 2 है, 3 है, 4 है और एक इटसेल्फ बड़ा वाला, यानी टोटल कितना हो गया 5। यहाँ मुझे 5 मिल गया, यानी जो अंदर वाली ये आकृति है ना इसमें मुझे 5 मिल गया, कितना टोटल 5, ठीक है। तो 9 पहले काउंट किया था, 5 और हो गया ना, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया। और एक हमको और कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अगर मैं इसको भी ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो क्या बनेगा, ये भी तो एक वर्ग ही बनेगा ना। तो एक यहाँ भी मिल गया हमको, तो यानी कि 14 और 14 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 15। यानी इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हैं, तो 15 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से अलग है। 4 विकल्प में आकृतियां दी गई हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से विकल्प की आकृति इन चारों में से विषम है। अब चारों में से कोई विषम होगा तो बाकी 3 किसी न किसी रूप में एक दूसरे के जैसी होंगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना, है ना। तो ध्यान से अगर हम लोग चारों डायग्राम को देखेंगे ऑप्शन के, तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि ऑप्शन बी में क्या है। ऑप्शन बी में एक क्या दिया गया है, वर्ग है, और वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का हाफ जो है ना वो क्या है, तो ब्लैक रंग से रंगा है। ऑप्शन सी में भी सेम है, एक वर्ग है, वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है, और त्रिभुज का हाफ क्या है, ब्लैक से रंगा गया है। डी में भी ऐसा ही है, एक सर्कल, एक आपका क्या है, वर्ग है, वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है, और इसका त्रिभुज का हाफ पार्ट कलर है ब्लैक से। लेकिन ऑप्शन ए में क्या है, 2 वर्ग है। यानी आपका विषम ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन ए में 2 वर्ग है और बाकी तीनों ऑप्शन बी सी डी में केवल 1 वर्ग है, ठीक है। और दूसरी चीज अगर देखने का प्रयास करेंगे तो जो अंदर त्रिभुज है ऑप्शन ए में, उसमें क्या है, हाफ ब्लैक नहीं है, थोड़ा थोड़ा क्या है आपका व्हाइट भी है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सी डी में केवल 1 वर्ग और एक त्रिभुज, और त्रिभुज का हाफ पार्ट ब्लैक कलर है। लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए में 2 वर्ग है, इसलिए हमारा विषम कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, पिता, शिक्षक, पुरुष। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। ध्यान से जब भी ऐसा प्रश्न आपको मिले, एसएससी रेलवे में एक प्रश्न आता है, तो ध्यान से तीनों शब्दों को ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए, ठीक है। उसके बाद ये देखिए कि क्या तीनों शब्दों में कोई एक दूसरे से रिलेशन है क्या। तो मैं अगर आपसे पूछूं, डियर ये बताइए कि पिता और पुरुष में कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल सिंपल से संबंध है, जितने भी पिता होंगे वो पुरुष होंगे। तो मैं सिंपली आपसे ये बोल सकता हूँ कि नहीं कि भाई ये अगर मैं ये पुलिस का डायग्राम एक बना दिया, माफी चाहते हैं, पुरुष का डायग्राम अगर मैं बना दिया, तो पुरुष के अंदर ही तो क्या होगा, पिता होगा। पुरुष के अंदर पिता होगा कि नहीं, अरे भैया महिला तो पिता नहीं होगी ना, उसका तो जेंडर ही अलग है भैया, तो कैसे पिता हो जाएगी। बात समझ रहे कि नहीं भाई, जितने पुरुष होंगे वही तो पिता बन सकते हैं। तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि नहीं सभी पिता पुरुष होंगे, यानी सभी पिता को हम पुरुष के अंदर रखेंगे, ठीक है। अगर मैं शिक्षक की बात करूं तो ध्यान दीजिए, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे, ध्यान से समझिएगा, कुछ शिक्षक ऐसे होंगे, ठीक है, कि जो पिता पुरुष के साथ साथ पिता भी होंगे। इस बात से एग्री है कि नहीं भाई। कुछ शिक्षक ऐसा भी होगा
जिसकी क्या हो गई होगी, शादी हो गई होगी, यानी पिता हो गया होगा, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, पुरुष ही है। अब कहेंगे कि कुछ ही क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि भाई कुछ शिक्षक ऐसे भी तो होते हैं, वो महिलाएं भी तो शिक्षक होती है ना, तो हम शिक्षक को ऐसा तो है नहीं कि पूरा पिता के अंदर डाल दें, ऐसा नहीं करेंगे ना, क्योंकि भाई कुछ शिक्षक ट्रांसजेंडर भी होती हैं, क्या होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, है ना, तो इसलिए क्या होगा कि केवल कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जो पिता पुरुष भी होंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प एन और टी के ठीक मध्य में आएगा। हमको बताना है कि एन और टी के ठीक मध्य में। सिंपल सा सवाल है, जाहिर सी बात है कि एन और टी के ठीक मध्य में बताना है, तो एन से टी तक हम सभी अक्षर को लिख लेते हैं। एन के बाद क्या आता है ओ, ओ के बाद क्या आता है पी, पी के बाद क्या आता है क्यू, क्यू के बाद क्या आता है आर, आर के बाद क्या आता है यस, यस के बाद टी, और हमको एन और टी के बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा मध्य में। तो देखिए मध्य में आपका क्यू ही हो जाएगा ना, क्यू ही होगा ना, क्यू के पहले कितने हो गए 2 यानी 3 हो गया, इसके बाद कितना हो गया 3 हो गया आर एस टी, यानी कि हमारा जो मध्य होगा एन और टी के बीच में वो कौन सा होगा, क्यू होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है। जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। आखिर से उसका नया स्थान कौन सा है। बेहद ही खूबसूरत सवाल है, थोड़ा सा इसमें आपको ट्रिकी सवाल है, दिमाग नहीं लगाएंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। देखिए सिंपल वाला यहाँ तक अगर मैं बात आपसे बोलूँ यहाँ तक तो यहाँ तक तो मैं हमेशा एक सवाल कराता हूँ, एक सवाल मैं कराता हूँ ना कि यदि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हों, समझिएगा, यदि किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हों, चाहे मान लीजिए यदि किसी कक्षा में 30 विद्यार्थी हों, ठीक है, और उसमें रेणु का जो स्थान है शुरू से अगर 14वां है तो लास्ट से हम बताते थे कि नहीं भैया, बिल्कुल बताते थे। तो अगर मैं यहाँ तक देखूँ, पहले मैं यहाँ तक देखता हूँ कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक लड़के का स्थान शीर्ष से 12वां है, ठीक है। तो मैं ये पूछूं कि भाई जब उसका शीर्ष से 12वां है तो आप ये बताओ कि उसका नीचे से कौन सा होगा। तो नीचे से उसका स्थान क्या रहा होगा, 40 - 12 कर देंगे टोटल में से, +1 कर देंगे तो कितना आएगा 28 + 1 यानी 29। आप लोग सिंपली बोलेंगे 29, यही तो बोलेंगे ना, ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन आगे पढ़िए, बोला कि जब कक्षा में 10 लड़के और जुड़ते हैं। अब होता क्या है कि ऑलरेडी उस कक्षा में 40 लड़के थे, एडमिशन का टाइम चल रहा था, 10 लड़के और आ गए, ठीक है, 10 लड़के और उस कक्षा में जुड़ जाते हैं, तो जो लड़का है ना उसका स्थान एक कम होता है। यही मेन ट्रिकी क्या है लाइन है, तो उसका स्थान एक कम हो जाता है। आखिर से उसका नया स्थान उस लड़के का अब क्या होगा। भाई पहले तो उसका कितना था, 29वां था, है ना पहले, लेकिन हमसे तब का पूछा है जब 10 लड़के जुड़ जाते हैं और उसका एक स्थान कम हो जाता है, तब हमको बताना है कि आखिरी से उसका नया स्थान कौन सा होगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात है भाई। उसका स्थान एक कम होता है, मान लीजिए एक क्रम बनाया गया होगा 1 2 3 4 5, है ना, तो उसका शीर्ष से 12वां आता होगा, एक मान लीजिए 2 ... 12वां आता होगा। तो एक कम होने का मतलब क्या हुआ, एक कम, मान लीजिए कि एक रैंक बनी होगी बच्चों की भाई 1 से लेकर 40 तक की, तो उसका इनिशियल में 12वां था, बात समझिए 12वां था रैंक, उसका क्या था 12वां था। अगर मैं ये बोलूं कि भाई उसका रैंक क्या हुआ, एक कम हो जाता है जब 10 लड़के आते हैं, तो आप क्या बोलेंगे भाई, अब उसका रैंक 13वां हो गया है। यही तो हुआ है ना, 11वां गलती से मत बोलिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, समझिए। चलिए मिटाते हैं पहले इसको। मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लीजिए 40 लड़के थे, एक क्या बना था, मान लीजिए रैंक बना था 1 2, पहले रैंक पे कौन था, तो कोई लड़का था, दूसरे रैंक पे कौन था, तो रेखा नाम की लड़की थी, तो तीसरे रैंक पे कौन थी, ठीक है, तो आपका कौन था, तो भानु था, चौथे रैंक पे कोई था और लड़का। इसी तरह 12वें जब रैंक आता है तो 12वें रैंक पे कौन था, आपका वो लड़का था, ठीक है। लेकिन जब 10 लड़का और आएगा तो उसका स्थान एक कम हो जाता है, जब कम होगा तो उसका रैंक 13वां हो जाएगा। भाई अब नीचे रैंक उसका चला गया ना, बात समझ रहे हैं, कम रैंक होने का भाई ऊपर की तरफ रैंक जाता है, हमारे तरफ बढ़ता है ना, बात समझ रहे हैं। मान लीजिए 2 रैंक पे आप चले गए, हम 3 रैंक पे है तो हम आपसे एक ज्यादा है ना,
ठीक है, लेकिन कम होगा यानी आप किस पे आ जाएंगे, 13 पे। तो अब इतना क्लियर हो गया, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब टोटल 40 ऑलरेडी थे, 10 और जुड़ जाएंगे छात्र तो 50 हो जाएंगे, ठीक है। 50 तो लड़के हो गए, है ना। अब क्या होगा, उसका जो रैंक होगा वो शीर्ष से क्या रहा होगा, 13वां रहा होगा, और +1 कर लेंगे। तो 50 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग बोलेंगे सर 37 आएगा, और इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 38। यानी कि अब उसका आखिरी से उसका नया स्थान क्या होगा, तो 38वां, और 38वां किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह मुर्गी चूजा से संबंधित है उसी तरह बताना है कि गाय क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा शब्द आएगा। सेम 2 नंबर का सवाल है, अभी हम लोगों ने ऊपर किया था। अंतर इतना ही है कि वहाँ पे संख्याएं और अल्फाबेट का पेयर दिया था, यहाँ पे शब्द दिया है, लेकिन करने का सेम तरीका होता है। जो भी रेशियो में 2 शब्द दिए गए होते हैं, जैसे यहाँ पर रेशियो के 2 शब्द हैं मुर्गी और चूजा, ठीक है। तो रेशियो के 2 शब्द मुर्गी और चूजा जिस प्रकार से संबंधित होंगे वही संबंध हम लोग गाय और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे, ठीक है। तो मुर्गी और चूजा को ध्यान से, आप लोग तो नॉनवेज तो खाते ही होंगे ना, तो मुर्गा मुर्गी के बारे में थोड़ा बहुत तो अवेयर आप लोग होंगे ही। सारे लोग नहीं खाते होंगे लेकिन कुछ लोग खाते होंगे, तो आपको पता होगा। क्या पता होगा, ध्यान से समझिएगा। जहाँ पोल्ट्री फार्म होता है, जहाँ पे मुर्गियों को पाला जाता है, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को रेज किया जाता है, वही बड़े होते हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे को जानते हैं क्या बोला जाता है, चूजा बोला जाता है। आप लोग अगर कहीं मौका मिले तो जाइएगा जहाँ पे मुर्गी फार्म होता है ना, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बड़े मुर्गियाँ जो होती हैं और मुर्गे होते हैं उनको एक किनारे रखा जाता है, और एक किनारे रखा जाता है छोटी मुर्गियों को, जिनको बड़ा किया जाता है। छोटी छोटी बिल्कुल होती हैं, है ना, उनको चूजा बोला जाता है। वो किसकी बच्ची होती हैं, तो मुर्गी की बच्ची होती हैं। यानी जो चूजा है ना, क्या है, चूजा जो है मुर्गी की क्या होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको चूजा बोला जाता है। मुर्गी के छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह हमें बताना है कि गाय के छोटे बच्चे को क्या बोला जाता है। जब गाय का छोटा बच्चा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं, ठीक है। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस तरह से मुर्गी के बच्चे को चूजा बोला जाता है, उसी तरह गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है, तो बछड़ा बोला जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। कमला का राजेश से क्या संबंध है। ब्लड रिलेशन का सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लड रिलेशन का टॉपिक होता है। एक प्रश्न आता ही है, एसएससी हो या रेलवे एग्जाम। अभी आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम हो रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। आज भी पेपर था, हर शिफ्ट में पूछ लिया जा रहा है एक क्वेश्चन। सीजीएल का एग्जाम हुआ, उसमें भी आ रहा है, आता है एक क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, और कठिन भी टॉपिक होता है। कठिन मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपका एसएससी और रेलवे के बाकी जो सारे चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टरों से आए हुए क्वेश्चन की अपेक्षा जब ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है तो थोड़ा उनके कंपैरिजन में अच्छा होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अप्रोच आपका क्या होना चाहिए करने का। जब भी ऐसा लैंग्वेज बेस्ड में क्वेश्चन पूछे तो कई लोग तो इसको ओरली करके निकल जाते हैं, थोड़ा वो प्रो लेवल के होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि आप प्रो लेवल के बनिए, ठीक है। अगर आप इतने बड़े जीनियस होते हैं तो एसएससी और रेलवे की तैयारी नहीं करते, आप इंजीनियर बने हुए होते या आईएएस बनते। बात समझिएगा, आईएएस तो एवरेज लोग बनते हैं, आईएएस नहीं बने होते, इंजीनियर बने होते, ठीक है। इंजीनियर बने होते आप, इतने जीनियस होते तो इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप लोग इसको ओरली कभी मत करिए। कैसे कीजिएगा, एक जनरेशन ट्री बनाइए और उसी के आधार पे जनरेशन ट्री हम कैसे बनाएंगे, तो जो लैंग्वेज दिया है उसी लैंग्वेज क्वेश्चन में लैंग्वेज की सहायता से जैसे जैसे बोला जा रहा है उसकी सहायता से हम एक जनरेशन ट्री बनाएंगे, ठीक है। और फिर उस जनरेशन ट्री के आधार पर हमसे जो पूछा जाएगा उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। बोला क्या गया है कि कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा। राजेश कोई लड़का है, ठीक है, 18 प्लस का है, 19-20 साल का है लड़का। अब कोई कमला लड़की है भाई तो बात तो करेगा ही, बिल्कुल बात करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, हम कुछ भी गेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कमला क्या हो सकती है,
इसकी बहन भी हो सकती है, इसकी माँ भी हो सकती है, इसलिए कमला को राजेश का हम जीएफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, धोखा खा जाएंगे, लास्ट में इसकी माँ निकल गई चाहे बहन निकल गई, तब क्या होगा, अपनी खुद की बेइज्जती होगी। ठीक है, तो राजेश की जीएफ हम नहीं बनाते हैं कमला, हम नहीं बोलेंगे कि कमला क्या है, राजेश की जीएफ है। बात समझिएगा। ये बोल रहा है कि कमला से बात करते हुए, अब ये मत सोचिएगा कि बात कर रहा है तो फिर वही हुई, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, माँ भी हो सकती है या बहन भी हो सकती है। ओके, देखिए, कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा। अब ध्यान दीजिएगा, राजेश आर से मैं राजेश बनाता हूं, ध्यान से समझिए, पूरा राजेश कभी मत लिखिए। ठीक है, आर मतलब राजेश, लड़का है प्लस। बात करते हुए राजेश बोला क्या है कि मेरी माँ, राजेश की क्या है, माँ, राजेश की कोई माँ रही होगी, तो माँ का मतलब लड़की माइनस राजेश की माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। जो राजेश की माँ है ना, वह कमला के पिता की इकलौती बेटी है। यानी ध्यान से समझिए, मैं यहाँ कमला के से कमला बना लेता हूँ थोड़ा समझाने के लिए। के से कमला, कमला के पिता, ठीक है, कमला के क्या हैं, पिताजी हैं, कमला के पिताजी की इकलौती बेटी है। जो मेरी माँ, राजेश की जो ये माँ है ना, राजेश की जो ये माँ है वो क्या है, कमला के पिता की इकलौती बेटी है, कमला के पिता की इकलौती बेटी है। तो ये कमला ही खुद यहाँ पे है, कौन है, कमला ही यहाँ खुद है, तभी तो बनेगा कमला ही यहाँ खुद है, और कमला के ऊपर क्या हो गए, तो कमला के पिताजी। अब देखिए, यही तो बोला है ना कि कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा मेरी माँ, राजेश की माँ, आपके पिता मतलब कमला के पिता की इकलौती बेटी, यानी कमला के पिता की इकलौती बेटी खुद कमला ही तो होगी भैया, है कि नहीं। तो आगे हमसे पूछ रहा है कि कमला का राजेश से क्या संबंध है। कमला जो है राजेश की क्या है, माँ है, सिंपल सी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। मेरी बातों का आप लोग बुरा मत सेंस निकालिएगा, सिर्फ मैं समझाने के लिए थोड़ी इधर उधर की बातें करता हूँ, ताकि आप लोग चीज़ों को किसी भी तरह से पकड़ करके आगे निकले। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में बैड को 1614 कोड किया जाता है, तो केस को कोड क्या होगा, केस का कोड बताना है। ठीक है, हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ, एक बार नहीं मैं हजारों बार बोल चुका हूँ, अगर मेरा वीडियो आप लोग देखते होंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, जब भी किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को किसी नंबर से कोड किया जाए, यानी जैसे यहाँ पे बैड को नंबर से कोड किया गया है कि नहीं, 1614 से, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है भाई, प्लेस वैल्यू का गेम होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू का गेम होता है, मैं यही बोला हूँ। ठीक है, या तो प्लेस वैल्यू की डायरेक्ट कोडिंग होगी या तो प्लेस वैल्यू का सम होगा, मैं यही बोलता हूँ। लेकिन भाई यहाँ पे तो प्लेस वैल्यू का सम मुझे नहीं दिख रहा है, 1614 नहीं दिख रहा है। प्लेस वैल्यू का सम होता तो 2 या 3 डिजिट में एक संख्या होती है ना, लेकिन यहाँ पे तो डैश लगा के संख्याएं हैं, तो कोई बात नहीं। मैं बोलता हूँ कि भाई प्लेस वैल्यू से जाना है तो आप लोग भी क्या करिए, मैं भी वही करता हूँ, BAD को मैं लिख लेता हूँ और इनका प्लेस वैल्यू लिखता हूँ। B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 2, A का कितना होता है, 1, और D का कितना होता है, 4। लेकिन भाई मुझे क्या चाहिए, 1614 चाहिए। तो कोई बात नहीं, अब मैं क्या करता हूँ, इनके प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो प्लेस वैल्यू का जब मैं स्क्वायर कर दूंगा तो 4-1-16 आ जाएगा, और इसी चीज को उल्टा लिखा है 16-1-4। तो सेम प्रक्रिया हम लोग केज में करेंगे। मैंने किया क्या भाई, बैड के प्लेस वैल्यू को मैं लिखा, ठीक है, 214 आया, लेकिन मुझे 1614 चाहिए था, मैंने स्क्वायर कर दिया तो 4-1-16 आ गया, लेकिन वहाँ 1614 दिया है तो मैं पलट दिया, 1614 आ गया। तो सेम चीज़ केज में करेंगे। लेकिन सवाल अब ये उठता है भाई एग्जाम में ऐसे लिखिएगा, नहीं, बिल्कुल लिखना नहीं है, आपको दिमाग में ये सब चीज़ें समझना है। अब डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे, है ना। केज इतना है कि जो B का प्लेस वैल्यू 2 रहा है वो लास्ट में गया है, तो C का जो प्लेस वैल्यू है उसका स्क्वायर क्या होगा, लास्ट में आएगा। C का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9, लास्ट में 9 आ गया। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। G का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7 होता है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, है ना। E का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी हमारा केज को किस प्रकार कोड किया जाएगा,
25 49 और 1 9, 25 49 1 9 किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पासा 1 से 6 तक संख्यांकित है, कौन सी संख्या 2 के विपरीत है? बहुत ही जबरदस्त सवाल है। जबरदस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे, 20 सेकंड लेके करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा आप 2 सेकंड लेके करेंगे, है ना। सवाल देखिए सेम रहता है, सिर्फ करने के तरीके अप्रोच से किसी का सिलेक्शन होता है। कोई एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है ना। नज़रिया का खेल होता है। एक ही लड़की होती है, कई दफ़ा क्या होता है, बाजी कोई और मार ले जाता है। आप पड़े होते हैं पीछे, लेकिन आपको नहीं मिलता है, बाजी कोई और मार ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तेजी होती है। बात समझिए, आपके अंदर भी तेजी होनी चाहिए। क्वेश्चनों को आपको पकड़ने के लिए तेजी होनी चाहिए कि हम इसको कैसे टैकल अच्छे से कर सकते हैं। बात समझिए, डाइस का बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। महत्वपूर्ण इसलिए कि एक प्रश्न बनता ही है डाइस से, और डाइस में सिंपल 2-4 बातें हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब भी आपको डाइस मिले, जैसे मेरा क्या अप्रोच होता है, मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ आपको। जब भी मुझे कोई डाइस मिलता है तो मैं उनको ध्यान से घूरता हूँ। मैं लड़की मान लेता हूँ कि ठीक है भैया, ये फर्स्ट लड़की है, ये गीता है, ये गीता है, ये रानी है और ये राधा है। तीनों को मैं नाम दे देता हूँ। तीनों को क्या करता हूँ, 2-2 सेकंड घूरता हूँ। भाई 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं, 14 सेकंड से ज़्यादा घूर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि क्या हो जाएगा, आपके ऊपर केस हो सकता है। तो इसलिए भाई डाइस लोग हैं, तो डाइस को मैं लड़कियों का नाम देता हूँ और 2-2 सेकंड घूरता हूँ। आपके पास इससे ज़्यादा टाइम घूरने के लिए नहीं है, एग्जाम में बैठे होंगे तो। जब मैं 2-2 सेकंड इन तीनों डाइस को घूरा तो मुझे भाई दिखा क्या, डाइस 1 और डाइस 2। जब गीता को और रानी को मैंने घूरा तो मुझे क्या दिखा भाई कि गीता के फलक पे भी 1 और 5 4 है। 1 4 5 गीता के फलक पर है, और रानी के जो फलक है डाइस के, उसके फलक पे 1 है, 2 है, 5 है। अभी मैं राधा के पास नहीं गया, ठीक है, राधा नाम नहीं रखते हैं। अंजलि के पास नहीं गया, ठीक है। ये क्या हो गई, गीता, ये रानी हो गई और ये अंजलि हो गई। अभी मैं अंजलि के पास नहीं गया, एक बार घूर 2 सेकंड के लिए लिया हूं, ठीक है। लेकिन जब पहले और दूसरे डाइस को जब मैंने घूरा ना तो मुझे क्या दिखा भाई कि गीता के फलक पे 1 4 5 है और रानी के फलक पे भी 1 2 5 है। तो हमें ये दिखा कि गीता के जो 2 फलक हैं उस पे जो संख्याएं हैं और रानी के जो 2 फलक हैं उस पे संख्याएं कॉमन है। यानी गीता के 2 फलक पे भी 1 5 है और रानी के भी 2 फलक पे क्या है, 2 संख्याएं कॉमन है, 1 5। तो जब भी ऐसा कंडीशन बनता है कि किसी 2 डाइस के 2 फलक की संख्याएं कॉमन होती हैं तो जो तीसरे फलक की संख्याएं होती हैं वह ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, यानी 4 आएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आप डाइस 2 को और 3 को लीजिए और देखिए 1 कॉमन है, यहाँ भी डाइस 2 में और 3 में, और यहाँ से क्लॉकवाइज चल के सबका विपरीत निकाल देंगे। लेकिन भाई जब देख करके ही आपको पहले और दूसरे डाइस से आपको तुरंत पता चल जा रहा है तो ऐसे पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए शब्दों को तार्किक आधार पर रखा गया है? 5 शब्द दिए गए हैं, इनको हमको तार्किक रूप से अरेंज करना है। क्या दिया है, शिशु है, बुढ़ापा है, किशोर है, वयस्क है, ठीक है, और बचपन है, ठीक है ना। ध्यान से इन तीनों शब्दों को देखने पर हमको पता चलता है कि एक व्यक्ति के जो अवस्थाएं होती हैं उन्हीं को दिया गया है कि इंसान एक बार क्या होता है, शिशु होता है, फिर क्या होता है तो उसका बचपना आता है, किशोर होता है, वयस्क होता है, बुढ़ापा होता है, मर जाता है। यही तो होता है ना, और कुछ भी नहीं होता है। तो भाई या तो हम उसको पहले बूढ़ा कर देंगे, या तो उसको शिशु बनाएंगे। तो भाई देखिए अब 2 बातें हैं। भाई कैसे कोई इंसान पहले बूढ़ा हो सकता है?
जब तक वो शिशु नहीं होगा तब तक बूढ़ा नहीं होगा ना। तो इतना हमको क्लियरिटी मिल गया है भाई कि पहले जो होगा ना वो शिशु बनेगा, यानी 1 नंबर पे आएगा। भाई ऐसा तो नहीं है ना, देखिए मैं 2 बुढ़ापे को पहले स्थान पे नहीं रख सकता हूँ। ऑप्शन में भी किसी में 2 से नहीं स्टार्ट हुआ है। अगर इन केस 2 से स्टार्ट भी होता समझिएगा तो हम 2 को प्रायोरिटी नहीं देते, क्योंकि हम किसी इंसान को पहले बूढ़ा नहीं कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम किसी को बूढ़ा करें फिर वयस्क करें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो थोड़ा जो सामान्य जनरलाइज बात होती है उसको लेकर के हम ध्यान देके सवाल करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है, शिशु आता है, यानी 1 नंबर पे आएगा शिशु आएगा। उसके बाद शिशु से थोड़ा सा बड़ा होता है तो क्या होता है, उसका बचपन आएगा या किशोर, या उसका बचपन बनता है ना, यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अरे जब माँ हो के बच्चा चलता है, ठीक है, अभी पैर पे चलने वाला होता है वो कंडीशन। उसके बाद क्या होता है, किशोर होता है, यानी 3 नंबर। बचपना के बाद क्या आ जाता है किशोर, और किशोर होने के बाद क्या आता है तो एडल्ट हो जाता है, यानी 4 नंबर, यानी वयस्क हो जाता है। अब उसके पास आज़ादी होती है, मम्मी उसको रात में घूमने जाने दे सकती हैं, कहाँ, मूवी वूवी देखने के लिए। जब आदमी एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो ये माना जाता है कि भैया बच्चा होशियार हो गए हैं, ठीक है ना, उनको जाने दिया जा सकता है। अब ये अलग बात है कि वो रीता के साथ जा रहे हैं कि अंजलि के साथ जा रहे हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 को हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना। अब 4 के बाद क्या आएगा, 2 नंबर आ जाएगा, बूढ़ा आ जाएगा। यानी हमारा कुछ इस प्रकार से एक लॉजिक क्रम बनेगा, 1 5 3 4 2। 1 5 3 4 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, 1 5 3 4 2, तो ऑप्शन बी में, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि P बराबर 24, Q बराबर 12, R बराबर 18, S बराबर 9 है तो P इंटू Q प्लस R डिवीजन 7 का मान बताना है। सिंपल सा सवाल है, सबका मान दे दिया है, P का भी मान है, Q का भी मान है, R का भी मान है और S का। इसमें रखेंगे इक्वेशन में और सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही लल्लू सवाल है। P का मान क्या दिया है तो गुरु 24 दिया है, इंटू Q का मान क्या दिया है 12 दिया है ना। उसके बाद क्या है, आर का मान क्या दिया है तो 18 दिया है, रख लेते हैं। उसके बाद क्या है, डिवीजन है, यस का मान क्या है 9 है, ठीक है। 9 18 को 2 बार काट देगा, 24 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 दूना 48, 24 4 28 हो गया 288, और प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 290, यानी क्वेश्चन मार्क यानी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा आपका 290। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करिए। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, रेलवे ग्रुप डी 18/9/2022 में पूछा गया है। देखिए ऐसा जब प्रश्न आता है ना तो इस प्रश्न को मैं बहुत खतरनाक मानता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा ही कई बार इज्जत लूटा है। मैं क्यों झूठ बोलूं, कभी कभी मॉक देते हैं, नए क्वेश्चनों के लिए मॉक देते हैं, तो कई दफ़ा मेरी इज्जत लूटी गई है, इसलिए मैं इसको खतरनाक क्वेश्चन मानता हूँ। फिर भी मैं 2 बातें आपको बताऊंगा, मैं ज़्यादा बातें नहीं बताता हूँ कभी भी। 2 बातें मैं उनको भी बताया था, और 2 बातों में से एक बात उनको पसंद नहीं पड़ी तो उन्होंने भी क्या हुआ, अपना रास्ता बदल लिया। कोई बात नहीं, 2 बातें मैं बताऊंगा, ठीक है। 2 बातों को आप ध्यान देंगे तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी क्या करेंगे आप आग लगा देंगे। कैसे आग लगाएंगे, अगर 2 बातें ध्यान नहीं दीजिएगा ना तो आप फंस जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, है ना, घूमते रहिएगा, आप नहीं कर पाइएगा, कर भी पाइएगा तो आपका 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। 2 बातें आप ये ध्यान दीजिएगा। पहली बात आपको क्या देखनी है कि सबसे पहले जो आपका श्रृंखला दिया है ना उसमें अक्षर और खाली स्थान के साथ सबको काउंट करिए कि ये कितने हैं। मैं काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। भैया ये टोटल कितने हैं तो 20 लोग हैं। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे ये बोलूँगा भाई या तो मैं 4-4 का पेयर बना दूँ या मैं 5-5 का पेयर बना दूँ। आप एग्री हैं कि नहीं भाई, मैं 4-4 का अगर पेयर बनाऊँगा तो 5 बनेगा, ठीक है, और अगर मैं 5-5 का पेयर बनाऊँगा तो 4 बनेगा। गलत बोल रहा हूँ, बात सही है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब दूसरी बात क्या देखना है। अब भाई कंफ्यूजन है कि मैं 4 का बनाऊं कि 5 का बनाऊं, ठीक है। कोई बोल रहा है कि 4 का बनाओ, कोई बोल रहा है 5 का बनाओ। तो दूसरी बात कहता है नहीं भाई, दूसरी बात कहता है कि किसको बनाओगे मैं डिसाइड करूंगा। दूसरी बात क्या बोलता है कि आपको ये देखना होता है कि कौन कौन से अक्षर का प्रयोग इस पूरे श्रृंखला में हुआ है, उसको आप लिखिए। ए का प्रयोग हुआ है, बी का प्रयोग हुआ है, डी का प्रयोग हुआ है,
एल का प्रयोग हुआ है, एम का प्रयोग हुआ है, और कोई है क्या, और कोई है? ऑप्शन में भी देख लीजिए, ऑप्शन में भी कोई ऐसा है क्या, उसको भी आपको लिख लेना होता है। क्या है? ए है, बी है, डी है, एल है, एम है। कितने अक्षर है? तो 5 अक्षर। तो दूसरी बात कहता है कि भाई मैं 5 अक्षर हूं तो 5-5 का पेयर बनाओ। तुम्हारी हिम्मत नहीं, 4-4 का बनाओगे तो आग लगाएंगे। तो दूसरी बात बोलता है कि भाई 5-5 का बनाओ। मैंने क्यों डिसाइड किया कि मैं 5 का बनाऊंगा? क्योंकि मैं देखा भाई कि जो श्रृंखला बनी है ना 5 अक्षरों से बनी है, तो कहीं ऐसा मैटर हो सकता है कि 5-5 उन्हीं अक्षरों का एक सीरीज चल रहा होगा। ध्यान से समझिएगा बात, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5-5 का पेयर डिसाइड किया दूसरी बात से। अब मैं 5-5 का बना करके लाइन ड्रा कर लेता हूं। 5 का ये हो गया और 3, 5 का ये हो गया और 3, 2, 5 का ए हो गया। ठीक है, एग्री ना? एग्री। 5-5 का मैंने बना लिया, कोई बात नहीं। अब मैंने 5-5 का बना लिया तो मुझे दिखा भाई यहाँ बी ए है, यहाँ भी बी ए है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई यहाँ भी बी होगा। गलत नहीं ना बोल रहा हूँ? क्यों? अभी मैं बताऊंगा। देखिए, यहाँ बी ए है, यहाँ बी ए है, और इनिशियल वाले में बी ए है, तो यहाँ बी ए रखने में क्या दिक्कत है? यानी ए के पहले बी रखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो आप लोग बोलेंगे सर चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, यहां मैं लास्ट में देखा भाई यल है, यहां भी लास्ट में यल है, और यहां भी लास्ट में यल है कि नहीं? और यहां भी लास्ट में यल है। यानी मैंने देखा कि भाई सब जगह क्या है, यल 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 है कि नहीं? अब इतना तो क्लियर है कि जो दूसरा खाली स्थान पे भरा जाएगा वो बी होगा, और ऑप्शन ए में दूसरा बी नहीं है, ऑप्शन बी में भी दूसरा बी नहीं है, या तो सी होगा या तो डी होगा। लेकिन भाई हम फंस रहे हैं कि क्या होगा, हम फंस रहे हैं कि भाई अब क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा सोचने का प्रयास किया, और मैं क्या सोचा, ध्यान से समझिएगा। मैंने ये देखा कि भाई दूसरा इसका जी था, ध्यान से समझिए, दूसरा इसका जी था और इसका दूसरा एफ था। तो भाई यहां से एफ में +1 हुआ होगा तभी तो जी गया होगा ना। यानी यल का जो पहला होगा, यल के पहले, यानी इसका जो दूसरा यहां होगा, ये क्या रहा होगा, डी रहा होगा, ई रहा होगा, तभी तो ई से +1 करेंगे तो एफ होगा। थोड़ा सा समझिएगा, तभी तो एफ होगा। ठीक है, अब यानी कि यहां देखिए इसका क्या है, इसका दूसरा क्या है, लास्ट दूसरा डी है, तभी तो एक प्लस करके ई हुआ है। यानी कि इतना तो क्लियर हो गया कि आपका जो तीसरे स्थान पे खाली स्थान में आएगा वो ई आएगा, और ई केवल ऑप्शन डी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब ऑप्शन डी के क्या करिए, भर करके अक्षरों को देखिए। मैं क्या किया, एम भर दिया, ठीक है, बी भर दिए हैं, ई भर दिए हैं, और क्या भरते हैं, एम एम। ठीक है, एम और एम। तो देखिए क्या सीरीज बन रहा है, बी एम ए सब में है कॉमन, यहां भी बी ए एम है, यहां भी बी ए एम है, यहां भी बी ए एम, लास्ट में यल सब में है, और जो चौथा है ना वो क्या हो रहा है, डी से एक ज्यादा बढ़ता जा रहा है, डी के बाद ई, ई के बाद एक एफ, एफ के बाद जी। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। कोई बात अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर जी ये बात हमको समझ में नहीं आया। आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, फिर मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कथन दिया गया है सभी कैंडी खरबूजे हैं, सभी बिस्कुट खरबूजे हैं, और सभी के क्या है, बिस्किट है। सिलॉक्स का प्रश्न है। सिलॉक्स भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रीजनिंग में, और एक प्रश्न पूछा ही जाता है। एसएससी की अगर मैं बात कर लूं तो ऐसा कोई शिफ्ट नहीं होगा, सीजीएल का एग्जाम हुआ, अभी एमटीएस का एग्जाम हुआ, कि एक क्वेश्चन ना आए। 2 हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका एक भी ना आए। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। करना क्या होता है कि कथन दे दिया जाता है, और कथन के आधार पे हमसे पूछते हैं भाई कि इसमें से निष्कर्ष हम कौन कौन सही बोल सकते हैं। ये पूछा कब का है, रेलवे ग्रुप डी 24/8/2022 मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली कथन से एक डायग्राम फ्रेम करते हैं, और उसी डायग्राम के आधार पर देखते हैं कि भाई निष्कर्ष हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करके देख लेते हैं। पहला कथन क्या बोला है कि सभी कैंडी क्या है, खरबूजे हैं। सभी कैंडी क्या है, तो खरबूजे हैं। कोई बात नहीं, सभी जो कैंडी है ना, अब यहाँ थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना है क्या, कि कैंडी को हिंदी में पूरा कैंडी मत लिखिए, नहीं तो आपका कैंडी बन जाएगा। कैसे, कैंडी थोड़ा कम लिखेंगे तो टाइम बचेगा। ठीक है, सभी कैंडी क्या है, तो यहां बोला जा रहा है खरबूज है। ठीक है, सभी कैंडी क्या है, खरबूज। खरबूज को मैं KH से लिखता हूं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि सभी बिस्किट खरबूज हैं। ठीक है,
तो जो सभी बिस्किट हैं क्या हैं, वो भी खरबूज हैं, तो बिस्किट मैंने खरबूज के अंदर बना लिया, बी से बिस्कुट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सभी केक बिस्किट है। अब थोड़ा सा मुझे इसमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा डायग्राम को थोड़ा, क्योंकि तीसरा कुछ बोल रहा है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कैंडी मिटा करके बना लेते हैं, क्योंकि ये बोल रहा है ना जो केक है ना बिस्किट के अंदर है, तो हम कोई बात नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, कैंडी बना लिया, सभी कैंडी क्या हो गए आपके, तो सभी कैंडी खरबूज हो गए, ठीक है। और क्या बोला है, तो बोला है तीसरा कि सभी केक क्या है, बिस्किट है, कोई बात नहीं, सभी केक बिस्किट है, तो बिस्किट को भी मिटा के थोड़ा बड़ा बनाएंगे, तभी तो इसके अंदर मैं केक रखूंगा ना, क्योंकि बोल रहा है आपका कथन में, ठीक है। क्या बोला है कि सभी केक क्या है, बिस्किट है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, बी से बिस्किट मैंने ये बना लिया है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, केक, के ई से क्या हो गया, केक हो गया, ठीक है। तो बोला है सभी केक बिस्किट है। अब देखिए बन गया ना, देखिए सभी कैंडी खरबूज हैं, सभी कैंडी खरबूज के अंदर है, सभी बिस्किट खरबूज हैं, तो सभी बिस्कुट भी खरबूज के अंदर है, सभी केक बिस्किट है, तो सभी केक क्या है, बिस्किट के अंदर है। अब इसी डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला बोला है सभी केक क्या है, खरबूजे हैं, सभी केक क्या है, तो खरबूजे हैं, बात सही कर रहा है, क्योंकि खरबूजा वाला बड़ा सर्किल है, इसके अंदर ही तो केक है ना गुरु, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या, कुछ कैंडी बिस्किट हैं, भाई कैंडी यहाँ घूम रहा है, भटक रहा है, और बिस्किट यहाँ है, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी दूसरा गलत बोल रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, कुछ कैंडी क्या है, तो बिस्किट नहीं है। अब देखिए ये बोल रहा है कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, यानी ये भी गलत बोल रहा है, ठीक है, ये भी क्या है, गलत बोल रहा है। भाई ये हम कैसे बोल सकते हैं कि कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, हमारे पास कोई आधार नहीं है इस बात को बोलने का, ठीक है। तो जब मैंने दूसरे और तीसरे निष्कर्ष को देखा, तो उसमें एक जो दूसरा निष्कर्ष है कुछ कैंडी बिस्किट है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और तीसरा क्या है, कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, निगेटिव है, लेकिन दोनों में कैंडी आ रहा है और बिस्किट आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है, दोनों में आ रहा है। तो देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब भी आपको दो निष्कर्ष मिले और दोनों में जो दो शब्द हों, बिल्कुल दोनों में आ रहे हों, जैसे यहाँ कैंडी है और बिस्किट है दूसरे में, और तीसरे में भी कैंडी और बिस्किट है, और एक उसमें सेंटेंस क्या हो, वाक्य क्या हो आपका, पॉजिटिव हो, जैसे दूसरा निष्कर्ष पॉजिटिव है, कुछ कैंडी बिस्किट है, और जो तीसरा है आपका एक निगेटिव हो, जैसे तीसरा है कुछ कैंडी बिस्किट नहीं है, निगेटिव है, उस केस में क्या होता है, 2 या 3 सही है। इस बात को रट लीजिएगा, 2 या 3 सही है। इसके लिए जरूरी क्या है, जरूरी क्या, पहला तो सही है, लेकिन दूसरे और तीसरे में क्या होगा, यानी इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निष्कर्ष 1, ठीक है, निष्कर्ष 1, और या तो निष्कर्ष 2 या निष्कर्ष 3 पालन करता है, यानी या तो 2 सही होगा या 3 होगा, एक तो कंफर्म है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब इसको कैसे पकड़ेंगे भाई कि ऐसा आ जाएगा आपको, तो याद रखिएगा कि एक सेंटेंस पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव होगा, और दोनों में 2 शब्द होंगे जो कॉमन होंगे, और दोनों सेंटेंस का गलत होना जरूरी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स।